MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हींग लक्स कोजी हीटेक को पावर्ड बाय राजनिवास रॉमसन डिग्निटी। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। दर्शकों, याद है आपको वो कयामत की रात? याद है आपको वो दिन जब भारत ने पाकिस्तान के घर में घुस के वो आतंकी ठिकाने, पाकिस्तान की वो आर्मी बेसिस को निस्तो नाबूद किया था? विजुअल शर्मा, मैं बात कर रहा हूं ऑपरेशन सिंदूर की, जो बाय द वे अभी भी ऑन है। अगर वो पाकिस्तान के फेक फील्ड मार्शल चाचू विस्की, जो शाम को 5 बजे के बाद आसिम मुनीर सिर्फ शराब का पैक पीते हैं और पूरे दिन ये हीरे जवाहरात बेचते हैं, उस सो कॉल्ड फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को ये याद रहना चाहिए, वो जितना भी गधे बेच के पैसे कमा के वो पैसे इस्तेमाल करके ये PR एजेंसियां दुनिया भर में हायर कर ले, बड़े बड़े अखबारों में छपवा ले, असलियत या तो आसिम मुनीर जानता है या फिर शहबाज शरीफ। मैं ये बात इसलिए कर रहा हूं कि हमने जब ऑपरेशन सिंदूर किया तो पूरा भारत, जंग किसी को पसंद नहीं, ना आपको ना मुझे, लेकिन जब पाकिस्तान अपनी हद पार कर देगा तो क्या करेंगे हम? कोई दूध पीता बच्चा तो है नहीं कि उठा के उसे कुर्सी पे बिठा दिया। वो जमीन का टुकड़ा जो हमने अपने ही भाइयों को एक समय पे दिया था कि जाओ अपना घर बसा लो, उन्होंने वहां आतंक की फैक्ट्रियां लगा ली है। वही आतंक की फैक्ट्री जिसके तार अब दिल्ली ब्लास्ट से जुड़ रहे हैं, वही आतंक की फैक्ट्री जिसके तार अब हमारे यहां डॉक्टरों को आतंकी डॉक्टर बना रहे हैं। बहरहाल बात पाकिस्तान की, हमें मालूम है, हमें इस आसिम मुनीर, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, परवेज मुशर्रफ NXYZ, अब ये बिलावल भुट्टो दिखा दिया था, बिलावल, इन सब से कैसे निपटना है। ये अपने खुद के मालिक नहीं है, ये किराए के टट्टू हैं सब, ये सब भाड़े के नेता हैं। इनके मालिक या तो बीजिंग में बैठे हैं या फिर सऊदी अरब में, और एक आध आसिम मुनीर कोशिश कर रहा है सीधा कनेक्शन वॉशिंगटन DC में बनाने की। डोनाल्ड ट्रंप को ये नीलम, पन्ना, रूबी, एमरल्ड बेच के अपना मालिक डोनाल्ड ट्रंप को घोषित करने की। हमें पता है जब हमें पाकिस्तान खत्म करना है तो हमें पाकिस्तान के इन मालिकों से बात करनी है, पाकिस्तान से नहीं। हमें मालूम है इनसे कैसे निपटना है। वी नो, आवर आर्मी नोज, हमारी फौज को पता है, हमारे राजनीतिक नेतृत्व को पता है। लेकिन क्या आपको पता है दर्शकों, जब हम ऑपरेशन सिंदूर कर रहे थे, जब हमारे सैनिक, हमारे जाबाज एयरफोर्स के वो फाइटर पायलट्स पाकिस्तान के एयरफोर्स को भेदते हुए, उनके एयर स्पेस को चीरते हुए, उनके मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, उनके टेरर फैक्ट्रीज को हम निस्तो नाबूद कर रहे थे, उस समय कोई था। वो कौन है कोई आज पहचानना है, पूछता है भारत। वो कौन था जो किसी विदेशी ताकत के दम पे, वो कौन था जो हमारे दुश्मन की मदद करने के लिए, वो कौन था जिसने हर दिन, हर पल, हर क्षण अपने ही फौज, अपने ही फाइटर प्लेन, जी हां मैं बात कर रहा हूं रफाल पे सवालिया निशान लगाने की। यह हक है भारत के हर नागरिक का जानने का। यह हक है हमारा कि क्यों
देश का पूरा विपक्ष जब हम अपने प्रतिद्वंद्वी, अपने दुश्मन को धोबी पछाड़ दे रहे थे, मैदान जंग में उठा उठा के पटक रहे थे, तब हमारे अपने नेता, हमारी नुमाइंदगी करने वाले हमारे राजनेता, आर पॉलिटिशियंस व्यूअर्स, किसी और का गुणगान कर रहे थे, किसी और के तकनीक का, किसी और के फाइटर प्लेन का, किसी और के। क्यों पूछता है भारत? यह बात मैं आज इसलिए कर रहा हूं क्योंकि एक अमेरिका और चीन, यूएस चाइना, अमेरिका चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन है, उसकी रिपोर्ट वहां की संसद में पेश हुई है। उस रिपोर्ट में बहुत जानकारियां हैं, लेकिन एक वो जानकारी ऐसी है जो ये कह रही है कि भाई, जब भारत का ऑपरेशन सिंदूर हो रहा था, जब भारत पाकिस्तान छक्के छुड़ा रहा था, जब पाकिस्तान में तबाही का मंजर बरपा हुआ था, जब पाकिस्तान का फैसलाबाद से लेके उनका न्यूक्लियर एस्टेब्लिशमेंट तबाही के कगार पे था, तब एक बहुत बड़ी पीआर एक्सरसाइज हुई। पीआर एक्सरसाइज, ध्यान से सुनिएगा दर्शकों, पब्लिक रिलेशंस एक्सरसाइज। मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही थी, वो अलग है। ये पीआर एक्सरसाइज यानी बड़े बड़े जगहों पे, बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां, अखबार, न्यूज चैनल पे ये सवाल उठ रहे थे कि क्या भारत की फौज इस काबिल है? क्या भारत की फौज के पास इतने काबिल हथियार हैं? क्या भारत की एयरफोर्स के पास ये जो रफाल हैं ये काबिल हैं? क्या भारत का रफाल असली में पाकिस्तान के एयर स्पेस को भेद भी सकता है? कुछ याद आया आपको जब मैं ये बातें बोल रहा हूं? रफाल, फौज की काबिलियत, हमारे फौजियों के दमखम पे सवाल, हमारे एयरफोर्स पे सवाल, हमारे एयर चीफ पे सवाल। ये अमेरिकी चाइनीज रिपोर्ट जो समिट हुई है अमेरिका में, ये बता रही है कि ये एक बड़ा चाइनीज प्रोपेगेंडा था, क्योंकि चीन ने अपने J-15, जो कि एक फाइटर एयरक्राफ्ट होता है J-15, वो पाकिस्तान को दिए थे। चीन को यह मालूम था कि उसके J-15 बर्बाद हो रहे हैं। उसके J-35 उसका एडवांस वर्जन, उसके ये J-35 सुबह दोपहर शाम भारत के रफाल गिरा रहे हैं। उसके वो J-35 उड़ नहीं पा रहे हैं। उसके वो J-35 इतनी देर में तैयार होते हैं, भारत के रफाल एयरफील्ड पे गिरा देते हैं पाकिस्तान में। तो चीन ने, शी जिनपिंग की सरकार ने एक पीआर एक्सरसाइज की, इसमें करोड़ों रुपए खर्च किए, करोड़ों। और मैं कोई 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 9 की बात नहीं कर रहा हूं, कई 100 करोड़। उसमें अमेरिका, उसमें यूरोप, उसमें ऑस्ट्रेलिया, उसमें अरब की खाड़ी के बड़े बड़े अखबारों और चैनलों में यह खबर चलाई गई। और अब आपको याद होगा, ऑपरेशन सिंदूर में भारत का कोई एक विपक्षी नेता नहीं था जिसने इन रिपोर्ट्स को कोट नहीं किया। तो आज पूछता हूं मैं, और पूछता है भारत, कि क्या भारत के विपक्ष का कोई कनेक्शन था क्या इस रिपोर्ट से, उस पीआर एक्सरसाइज से? हर दिन, अगर आपको याद हो, हर दिन, एवरी डे till Operation Sindoor continued, till the military attack on Pakistan continued. हर दिन हमारा विपक्ष, खासकर राहुल गांधी, खासकर कांग्रेस पार्टी, अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल, आप नाम लीजिए, ये समूचा विपक्ष बौहें चढ़ा चढ़ा के कितने रफाल गिरे, हमारे कितने प्लेन गिरे, उनका तो कोई गिरा नहीं। और ये सारी रिपोर्टें जो अखबार, इंटरनेशनल अखबारों में, अंतर्राष्ट्रीय चैनलों में, अंतर्राष्ट्रीय अखबारों में जो रिपोर्ट्स आती थी, ये जो रिपोर्ट्स आ रही थी, इन रिपोर्ट्स को कोट किया जा रहा था। आज हमें पता लगा, आज सही में इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर
जानकारी की जंग में हम कितना पीछे हैं जरा सोचिए। आज पता लग रहा है, क्या तारीख है आज? 18 है, 19 है, क्या है? 19 नवंबर को हमें पता लगता है। 29 जुलाई का 19 नवंबर को। क्यों? क्योंकि अमेरिका और चाइना की यह रिपोर्ट आज समिट होती है। इस जानकारी के जंग के दौर में हम अभी भी कितना पीछे हैं। हमें आज पता लगा जी कि कई 100 करोड़ रुपए देके चाइना अपने J-35 एयरक्राफ्ट की बढ़ाई वाह करवा रहा था और भारत के रफाल की बुराई करवा रहा था। और वो बुराई भोपू लगा के यहां कौन गा रहे थे? हमारे अपने राजनेता, आर ओन पॉलिटिकल लीडर्स। आज वो डॉट्स ज्वाइन हुए हैं, आज वो लकीर जुड़ी है। इंफॉर्मेशन वॉरफेयर की बात कई बार हमने की सुधांशु जी, लेकिन आज हमें यह महसूस हो रहा है कि इस इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के दौर में हम कितना पीछे हैं। हमारे अपने राजनेता तब कर रहे थे, तब आपने भी राहुल गांधी से सवाल किया, लेकिन आज समझ आया कि यह एक बड़े षड्यंत्र का, या जैसे संजय मयूख कहते हैं खड़यंत्र का पर्दाफाश हुआ है। पर्दाफाश हुआ है भाई। ये पैसे देके, कई 100 करोड़ रुपए देके दुनिया भर के बड़े बड़े अखबारों में सुधांशु त्रिवेदी और खबरें छपवाई गई। और हमारे अपने राजनेता, कांग्रेस पार्टी के राहुल गांधी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल और न जाने कौन कौन, द कंप्लीट ऑपोजिशन ऑफ दिस कंट्री, सुधांशु त्रिवेदी जी, उन मीडिया रिपोर्ट्स के पर्चे लहरा लहरा के संसद में, संसद के बाहर दिखा दिखा के पूछते थे कि सुधांशु जी बताओ हमारे कितने रफाल गिरे, अमित शाह जी बताओ, राजनाथ जी बताओ, नरेंद्र मोदी जी बताओ हमारे कितने गिरे। आज समझ आया सुधांशु जी वो क्यों पूछ रहे थे, क्योंकि चीन की एक पीआर एक्सरसाइज थी। आज चीन हमारा दोस्त है, क्योंकि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, लेकिन वो चीन की एक्सरसाइज, चीन के डमरू पे हमारे अपने राजनेता काम कर रहे थे, चाहे इनडायरेक्टली हो, लेकिन अब साफ हो गया है। वो सारे रफाल पे सवाल, वो सारे हमारे सैनिकों के शौर्य पे सवाल किस लिए थे, आज समझ आ रहा है सुधांशु जी। ओपनिंग कमेंट सुधांशु त्रिवेदी जी। देखिए, जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था उसे समझने की जरूरत है। ऑपरेशन सिंदूर चाइनीज वेपनरी का पहली बार रियल वॉर में यूज हुआ था, यानी चीन के हथियारों का पहली बार प्रत्यक्ष धरातल पर प्रयोग हुआ था और वह प्रयोग पूरी तरह विफल रहा था। और उसका मैं प्रमाण बोल रहा हूं, कोई जाके चेक कर ले कि जब ये 10 मई के आसपास ऑपरेशन सिंदूर हुआ है और जब उसमें पॉज आया है, मई से लेके जून के एंड तक जितनी चाइनीज डिफेंस कंपनीज हैं, जो एविक सिस्टम, जो कि इनका J-17 एयरक्राफ्ट पर आता है और जो मिसाइल बनाता है, जो चाइना के चेंगडू शहर में है, उसके जो शेयर स्टॉक्स थे वो धड़ाम से नीचे गिरे थे। और प्रयास करने के बाद भी 8 से लेके 14% तक लगातार 2 महीने तक उनके शेयर स्टॉक्स नीचे जाते रहे, क्योंकि वो तो पूरी दुनिया ने देखा था। परंतु चूंकि चाइना में सारी कंपनीज गवर्नमेंट ओन्ड हैं, वहां के हर, और वैसे ही हमारे लोगों को सुनना चाहिए जो बहुत कहते हैं ना कि वो मीडिया की स्वतंत्रता में वो आगे, हर प्राइवेट कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी का रिप्रेजेंटेटिव बैठता है। तो क्या हुआ, उन्होंने पूरा प्रयास किया कि किसी तरीके से शेयर्स को ऊपर उठाएं। जून एंड के बाद वो जुलाई से शेयर्स को नॉर्मलाइज करने में सफल हुए। उसके बाद उन्होंने एक बड़ी पीआर एक्सरसाइज की जस्ट टू कवर अप। और ये मैं सब प्रमाण कह रहा हूं, आप जरा मीडिया की रिपोर्ट्स देखिए मई और जून की, और उसके बाद की देखिए। उसके बाद जो चीन के हथियारों की विफलता थी वो स्टोरीज गायब हो गई, और जिसके पास पुरानी पड़ी होंगी तो पड़ी होंगी, आप देखेंगे बहुत सारे लिंक्स भी वहां से गायब हो गए। यानी चाइना ने एक व्यवस्थित प्रयोग किया, क्योंकि उसे बहुत भारी झटका लगा कि भाई उसके हथियार जब पहली बार प्रयोग हुए और वो टेस्टिंग में फेल साबित हुए, या
वांछित टारगेट नहीं सेट कर पाए। अगर उनके डिफेंस सिस्टम में दम होती तो हम 150 पौने 200 किलोमीटर अंदर तक जाकर मार नहीं कर पाते। अब दुख की बात यह है कि यह चुनौती चाइना के लिए आई और भारत ने अपनी क्षमता से यह चुनौती दी। अब यदि हमारे विपक्ष के लोग चीन की उस पीआर एक्सरसाइज के, मैं सीधा आरोप नहीं लगा रहा हूं कि वो डायरेक्ट ही हैं, जाने में या अनजाने में हिस्सा बनना चाह रहे हैं, तो यह देश के लिए बहुत चिंताजनक है, बहुत खतरनाक है। क्योंकि इस पूरी प्रक्रिया में सिर्फ लड़ाई भारत और जो कुछ कॉन्फ्लिक्ट हुआ वो भारत और पाकिस्तान के बीच में हुआ, पर चाइना के इकोनॉमिक इंटरेस्ट इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। और रफाल को लेकर जब यह बात इसलिए और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है क्योंकि आपने देखा होगा कि रफाल ने यह तय किया है, मतलब जो डेजॉल्ट एविएशन है उसने तय किया है कि अब रफाल का फ्यूजलाज होता है, जो मेन उनका बॉडी होती है, वो अब फ्रांस में नहीं बनेगा, उसकी मैन्युफैक्चरिंग अब भारत में होगी। और टाटा डिफेंस के साथ उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है रफाल के फ्यूजलाज की मैन्युफैक्चरिंग भारत में करने में। यानी एक इतना बड़ा परिवर्तन आ रहा है और ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के आउटसोर्सिंग तक बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी इस प्रकार के आरोप भी आए थे। जब रफाल खरीदा गया है तो यह यूपीए सरकार के शासनकाल में यूरो फाइटर वर्सेस रफाल की बात थी। हमने अमेरिकन जहाज नहीं लिया, हमने यूरो फाइटर नहीं लिया, और यह चीज रफाल का फाइनलाइजेशन तो यूपीए में ही हो गया था। मगर उसके बाद जिस ढंग से इसका विरोध किया गया तो संदेह इस बात पे भी आया था कि कहीं उसमें अमेरिकन और अदर यूरो लॉबीज का हाथ तो नहीं है, क्योंकि अचानक उसकी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगाना शुरू किया गया था। और मुझे इस बात को लेकर ऐश्वर्या जी कभी कभी बड़ा आश्चर्य होता है जी। याद करिए जब हमारी NDA 1 में रफाल का विषय आया था तो ये सब एरोनॉटिकल के एक्सपर्ट बन गए थे। अरे ऐसे ऐसे टेक्निकल पॉइंट बात करने लगे थे जो मन में संदेह उत्पन्न होता है। ये बहुत हाईली टेक्निकल विषय है। ये पॉलिटिकल लीडर कहां से, उसका रडार सिस्टम क्या होगा, उसके अंदर का जो वो है जो इंजन की स्ट्रेंथ क्या होगी, उसकी जो मिसाइल कैपेसिटी कितनी होगी, ये इतने डिटेल्स कहां से कोई किसी को मिल रहे थे जो मैं आपकी बात समझ रहा नहीं, लेकिन इन लोगों ने अगुस्ता वेस्टलैंड जैसे आज SIR के ही एक्सपर्ट नहीं बन रहे। नहीं, क्योंकि इन लोगों ने अगुस्ता वेस्टलैंड वीवीआईपी चॉपर में सब पता किया था ना सुधांशु जी। तो उसके बाद आप दूसरों से कहिएगा। और ये जो कुछ भी है ऐश्वर्या जी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। कांग्रेस की हिस्ट्री रही है कि हर भारतीय कंपनी के खिलाफ बोलना, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो। इन्होंने कहा LIC बर्बाद हो गई, LIC ऑल टाइम हाई प्रॉफिट में, सिर्फ 2 साल पहले की बात। इन्होंने कहा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को तबाह कर दिया, इन्होंने झूठ बोला, आज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पूरी तरीके से अच्छी स्थिति में। इन्होंने कहा कि अडानी का शेयर लेकर LIC ने धोखा किया। LIC ने बताया कि कुल पोर्टफोलियो का 1% भी नहीं है अडानी का शेयर, उससे उसको 120% का प्रॉफिट हुआ है पिछले कुछ सालों में। अब आइए, उसके बाद इन्होंने कहा सेबी खराब है, उसके बाद इन्होंने कहा भारत की आर्मी पे प्रश्न चिन्ह, भारत के बालाकोट में एयरफोर्स पे प्रश्न चिन्ह, कोविड वैक्सीन पे प्रश्न चिन्ह। मगर हमेशा यह विदेशी कंपनियों के पक्ष में खड़े रहे। 1984 में भोपाल गैस त्रासदी वाली, जिसमें एंडरसन को भगाया था, यूनियन कार्बाइड के साथ ये खड़े थे, बोफोर्स के साथ ये खड़े थे, हॉविट्जर के साथ ये खड़े थे, अगस्ता वेस्टलैंड के साथ ये खड़े, BBC के साथ ये खड़े, हिंडनबर्ग के साथ ये खड़े। मेरा सीधा सवाल है, हर विदेशी कंपनी के साथ खड़े होकर और भारत की हर कंपनी हो, सरकारी हो या प्राइवेट, उसके खिलाफ स्टैंड लेकर। अभी बांग्लादेश में ये आरोप लगाते थे ना कि भारत के एक बड़े औद्योगिक घराने को पावर का कॉन्ट्रैक्ट मिला है जी। आपको पता है कि वो हटने के बाद किसको मिला? अमेरिकन कंपनी को। अमेरिकन कंपनी, उसका नाम शायद एक्सीलरेटर क्या है वो मुझे एग्जैक्ट ध्यान नहीं आ रहा है। बड़े खुश हो ये सब, अमेरिकन कंपनी को मिल गया, बड़ी खुशी की बात है। और भारतीय कंपनी के खिलाफ हल्ला मचाना है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं सवाल आज बहुत गंभीर है और मैं अपने विरोधियों से पूछना चाहता हूं, आप एक सवाल बताइए, हर विदेशी कंपनी, चाहे वो प्रोफेशनल कंपनी हो, डिफेंस की कंपनी हो, मीडिया की कंपनी हो, या हिंडनबर्ग जैसी ऐसी कंपनी जिसने अपनी दुकान बंद कर दी, जिसके खिलाफ स्टैंड लिया गया, हमेशा विदेशियों के साथ खड़े और भारत और भारतीय हितों और भारतीय संस्थानों को, सेबी से लेके LIC से लेके SBI से लेके और हमारी प्राइवेट कंपनियों से लेकर सबके खिलाफ क्यों खड़े नजर आते हैं? अन्यथा एक बार बता दीजिए किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ एक मोर्चा खोला हो कांग्रेस ने। मैं चैलेंज करके पूछ रहा हूं, इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी सुधांशु जी, कभी किसी विदेशी कंपनी के खिलाफ इन्होंने कोई चीज बोली हो? लेकिन इसमें सिर्फ कांग्रेस नहीं थी, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल भी थे।
इसके अंदर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, अजीज खान जी सबसे आगे खड़े होके हमारे कितने गिरे पता नहीं चले क्या, सरकास्टिकली, उन्होंने सीधा नहीं लेकिन सार्काज्म के साथ। सोमनाथ जी आ रहा हूं आपके पास, ठीक है? अच्छा सोमनाथ भारती जी बोलिए, चाहे वो फौजियों की बात हो, आपके एक नहीं कई नेताओं ने पूछा हमारे कितने गिरे ये नहीं बता रही सरकार। रिपोर्ट ले लेके, सौरभ भारद्वाज ने रिपोर्ट ले लेके पूछा कि हमारे कितने गिरे, ये भी तो पूछने में कोई खराबी नहीं है। हम भी भारतीय नागरिक हैं, हमें पता होना चाहिए कि हमारे अगर रफाल गिरे कि नहीं। कई रिपोर्ट्स कह रही है इंटरनेशनल मीडिया, उस समय मुझे लगता था ये दुबई की मीडिया रिपोर्ट्स को क्यों कॉपी कर रहे हैं, आपके नेता नहीं, पूरा विपक्ष, समूचा विपक्ष। वो बात अलग है कि आज राहुल गांधी को लग रहा है कि जरूरत नहीं है तो वो इंडिया अलायंस तोड़ रहे हैं पंकज जी, लेकिन सोमनाथ भारती जी कोई पार्टी नहीं थी उसमें, कोई पार्टी विपक्ष की जो ये ना पूछ रही हो कि रफाल कितने गिरे। दिस रफाल ऑब्सेशन, सोमनाथ जी। ऐश्वर्या जी दादा, बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं और पूरा भारत आपको देखता है, बड़े चाव से देखता है। देखिए, इस प्रकार गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट अरविंद केजरीवाल जी ने पूछा कितने रफाल गिरे, ये ठीक नहीं है दादा। कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस प्रकार का कोई सवाल नहीं पूछा। अच्छा। और रादर अरविंद केजरीवाल जी ने इस बात का कहा कि जब भारतीय सेना, जब हमारी फौज उच्च पे थी, पाकिस्तान को खत्म कर देती, तो सीज फायर क्यों किया, यह सवाल जरूर पूछा हमने। हां, अब सीज फायर क्यों किया, जहां जहां भाजपा फंस रही थी उसको बचाने के लिए कौन आया, कांग्रेस आ गया। तो कांग्रेस से, राहुल जी से भाजपा ने बुलवाया कि आप सवाल पूछो कितने रफाल गिरे, जिससे कि भाजपा बच गई। अकाउंट जब भाजपा फंसती है किसी भी जंगल में, किसी भी कॉर्नर में, किसी भी सवाल में, तो कौन बचाने आता है, राहुल जी बचाने आते हैं। क्या बोल रहे हैं? कोई ना कोई ऊल जरूर हरकत करवा लेंगे इनसे और भाजपा अकाउंटेबिलिटी से बच जाती है। जब आप देखिएगा, मैं तो इस बात को देखकर हैरान हुआ, देख रहा था 10 मई के आसपास अपना ये ऑपरेशन सिंदूर हुआ और 27 मई का मेरे पास ये देखिए रिपोर्ट है, चीन की 7 फुटवेयर कंपनियां इन्वेस्ट करेंगी 2500 कहां, उत्तर प्रदेश में। और क्या करेंगी इन्वेस्ट करके, वो पैसा पाकिस्तान को देंगी और पाकिस्तान फिर हमारे फौज पे आक्रमण करेगा, हमारे बहनों को विधवा करेगा। तो जो हरकत कांग्रेस करती रहती है, सिमिलर हरकत भाजपा करती है। दोनों पार्टियां अपने अपने तरीके से कांग्रेस, ये चाइना और पाकिस्तान को फायदा पहुंचाती है। आज पूरा भारत परेशान है इस बात को लेके। अगर पाकिस्तान को अटैक करके खत्म कर देते, सेना तो कह रही थी मोदी जी हमें आदेश दो, हम खत्म कर देंगे इसको, जमीन से, धरती से मिटा देंगे। अगर हो गया होता तो रेड फोर्ट होता, अगर हो गया होता तो ये जो आज इतने लोगों की मौतें हुई हैं वो होती, लेकिन नहीं। क्योंकि किसी न किसी एंगल से, किसी न किसी प्रकार से भाजपा चाइना के प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को झूले झुलाएगी, SEZ दे देगी। चाइना के साथ जो इंपोर्ट पे बैन लगना था वो इंपोर्ट पे बैन नहीं लगाएगी। आज तक कभी भी समझ में नहीं आया कि भाजपा चारों तरफ कहती है चाइना सामान नहीं आने चाहिए, चाइना सामान नहीं आने चाहिए, लेकिन कभी रोकती नहीं है उसको। इसलिए मैं इस बात का पक्षधर हूं कि कभी भी अरविंद केजरीवाल जी ने इस सिंदूर ऑपरेशन के दौरान कभी भी सवाल नहीं उठाया, लेकिन भाजपा और कांग्रेस अपनी हरकतों से देश का नाम डुबो दिया। है कि अरविंद केजरीवाल जी ने बोला था सीबीआई की रेड होनी चाहिए क्योंकि आपने रफाल डील की है। क्या यह गलत है कि अरविंद केजरीवाल ने 3 बार अलग अलग जगह पे आके ये बोला था कि रफाल नहीं खरीदना चाहिए आपको, रफाल डील ही गलत है? क्या जो अभी सुधांशु जी बोल रहे थे कि अरविंद केजरीवाल एरोनॉटिकल इंजीनियर भी बन गए, नहीं सोमनाथ जी, क्या यह गलत है कि अरविंद केजरीवाल एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं है? क्या यह गलत है कि सोमनाथ भारती जी कि अरविंद केजरीवाल जी को क्या ये देखिए, गांधी परिवार को यह जानकारी हो सकती है क्योंकि उन्होंने अगुस्ता वेस्टलैंड जब वीवीआईपी चॉपर, मैं उस शहर में भी गया हूं, स्विट्जरलैंड के लोकानो जो नॉर्थ इटली में जहां की ये कंपनी अगुस्ता वेस्टलैंड, वहां पे कैसा चॉपर होना चाहिए, कैसा उसका कंपाउंड होना चाहिए, गांधी परिवार को पता हो सकता है। लेकिन क्या अरविंद केजरीवाल को पता था कि हमारे लिए रफाल अच्छा है या कुछ और? जो उन्होंने बोला कि भैया सीबीआई की रेड करा दो प्रधानमंत्री के ऑफिस पे क्योंकि रफाल हमने खरीद ली है। ऐसी क्या चिढ़ थी रफाल से?
अरविंद केजरीवाल को। माननीय ऐश्वर्या जी माननीय, आप ये बताइए ना, जो आपने जिस कॉन्फिडेंस के साथ कह दिया था। नहीं, मैं उसी कॉन्फिडेंस से कह रहा हूं। केजरीवाल जी ने पूछा रफाल, अरविंद केजरीवाल ने नहीं बोला सीबीआई की रेड बड़ा करो, सवाल, इतना बड़ा, इस प्रकार से आप दोषारोपण कर देंगे कि कितने रफाल गिरे, ये तो गलत बात है ना। ये तो किसी की सोमनाथ दादा, किसी की बेइज्जती करे सरासर। नहीं, मैं किसी, देखिए ऐसे थोड़ी होगा। देश की जनता देख रही है। सोमनाथ दादा, जर्नलिस्ट थे, हैं और रहेंगे। सोमनाथ दादा, रफाल को लेके फ्रॉम द वेरी डे जब से रफाल खरीदा है, आज आपको समझ आ रहा है। आप तो इतने बड़ा वकील हैं, सुधांशु जी सांसद हैं। ये जो यूएस चाइना इकोनॉमिक एंड सिक्योरिटी कमीशन की रिपोर्ट है, ये 2000 पेज इसने डेडिकेट किए, 40 पेजेस टू द रफाल डील, कि किस तरीके से पूरे दुनिया का और चाइना स्पेसिफिक, जब सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था, उससे पहले का भी मेंशन है। मैं अगर उसके बारे में और डिटेल्स दूं तो फिर 2019 के कमेंट को मैं प्रूव कर सकता हूं कि कैसे इंटरनेशनल एजेंसीज के कमेंट के बाद अरविंद केजरीवाल ने 4 दिन बाद वो कमेंट दिया था कि रेड कराओ सीबीआई की प्रधानमंत्री कार्यालय में, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के एक अखबार में छपा था। सोमनाथ भारती जी, उस रिपोर्ट में यह भी मेंशन्ड है कि किस तरीके से जब भारत ने रफाल डील करी, सुधांशु जी, तब से पूरा एक अंतरराष्ट्रीय कॉकस, क्योंकि ये डिफेंस डीलिंग है, आप भी जानते हैं, मैं भी, सुधांशु जी भी, ये कोई 1-2 करोड़ 100-200 करोड़ का खेल नहीं है, ये हजारों करोड़ का खेल है। बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े बड़े देश इन्वॉल्व हैं। वो लोग पैसा फूंक देते हैं, जैसे आप और हम 20, 40, 50 रुपए खर्च करते हैं, वो 100, 200, 400 करोड़ खर्च कर देते हैं और खर्च करके ऐसे फेक खबरें फैलाते हैं। उसको जब हमारे विपक्षी नेता उठाते हैं, दिक्कत तब शुरू होती है। सुधांशु त्रिवेदी इस काउंटर एंड आई एम कमिंग टू यू अजीज जी। सुधांशु त्रिवेदी काउंटर कर रहा है। देखिए, सबसे पहले सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी के प्रतिनिधि और पढ़े लिखे वकील होकर सोमनाथ भारती जी के द्वारा इस प्रकार की बात करना या तो बचकानी है या शैतानी है कि पाकिस्तान खत्म होने वाला था, कंट्रोल कर लेते। मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं। भारत ने जब उनके 8-10 एयर बेसेस के ऊपर मिसाइल गिराई तो उसमें सरगोदा एयरबेस के ऊपर भी मिसाइल गिरी, जहां यह माना जाता है कि उनके न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं। और दर्शकों को यह पता होना चाहिए कि अगर न्यूक्लियर वेपन कहीं रखे रहते हैं तो वो किसी शॉपिंग मॉल के शोरूम की तरह ऊपर नहीं रखे रहते हैं, जमीन से कम 30-40 फीट या कभी कभी कई मीटर काफी नीचे जाके रखे रहते हैं। और उसके 2 ही पॉइंट होते हैं, एंट्री और एग्जिट पॉइंट। ऐसी जानकारी लगी थी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट के ऊपर वो डैमेज हो गए थे, तो अब अंदर क्या है यह पता नहीं था। और यह बात मैं सब प्रमाण बोल रहा हूं, कोई आपका दर्शक जाके चेक कर ले। 14 मई 2025 को अमेरिका स्टेट डिपार्टमेंट की, व्हाइट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल पूछा गया कि क्या अमेरिका का कोई ऐसा विमान पाकिस्तान में गया है जो रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए गया है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट का प्रवक्ता सीधे कह सकता था कि ऐसा कुछ भी नहीं है। उसका जवाब था, ऐसे किसी भी सवाल का उत्तर देना मेरे लिए उचित नहीं है, यह मेरे परव्यू के बाहर है। भारती जी, सरगोदा भारत के सीमा से 177 किलोमीटर दूर है, यानी अगर कोई वहां पर न्यूक्लियर मिसहैपनिंग हो जाती तो दिल्ली से जयपुर ज्यादा दूर है, सरगोदा भारत की सीमा से कम दूर है। और उस परिस्थिति में कोई रेडिएशन अगर कुछ होता तो ऐसा नहीं कि वो कोई इंटरनेशनल बॉर्डर पे आके, वो लाइन ऑफ कंट्रोल पे आके रुक जाता। इसलिए जो निर्णय लिए गए वो किन परिस्थितियों में और किन खतरों की संभावनाओं पे लिए गए, और जो हमने क्षमता दिखाई थी, हम तो उनके जो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का स्टेटमेंट कोट कर रहे हैं, कोई जाके ये चेक कर ले, उनका वीडियो अवेलेबल है कि 9 और 10 की दरमियानी रात, यानी 9-10 मई की बात हो रही है, हमारे सिपहसालार जनरल आसिम मुनीर ने मुझे जगा कर कहा कि हिंदुस्तान ने हमारे कई एयर बेसेस पे मिसाइल गिरा दी है और नूर खान एयर बेस पर भी मिसाइल गिरी है। अब ये तो उन्होंने बोला। फिर उन्होंने जाके वहां पर बोला अजरबैजान में, वहां पे जाके शहबाज शरीफ ने बोला कि हमने सोचा था कि फज्र की नमाज के बाद 4:30 बजे अटैक करेंगे, मगर इंडिया ने उससे पहले अटैक कर दिया। हमारे एयर चीफ ने बोला हमने 7-8 से अधिक उनके विमान गिराए। मुझे समझ में नहीं आता है, पाकिस्तान इकबालिया बयान दे रहा है,
कि मेरे एयरफोर्स के ऊपर लेकिन इतने एयर स्टेशन के ऊपर बम गिरे हैं, हमारा एयरफोर्स चीफ कह रहा है कि हमने इतना किया है, मगर ये लोग जो हैं वो समझने को तैयार नहीं। और साहब सोमनाथ भारती जी, आपने ये कहा कि पैसा चाइना के पास जाएगा तो पाकिस्तान के पास आएगा, ऐसा नहीं है। राजीव गांधी फाउंडेशन को भी दिया था चाइनीज एम्बेसी ने पैसा दिया। ये डॉक्यूमेंट्री अवेलेबल है। और भारत के मीडिया संस्थानों को भी आया था। एक न्यूज क्लिक मीडिया संस्थान था जिसके बारे में आपके हिसाब से बड़े प्यारे अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स, जो केजरीवाल जी ने कहा दुनिया का सबसे बड़ा अखबार, कितना मुश्किल है इसमें खबर छपवाना, न्यूयॉर्क टाइम्स में स्टोरी छपी थी। उसका शीर्षक था फ्रॉम शंघाई टू शिकागो, यानी चाइना से पैसा रूट होकर शिकागो आ रहा था और उसमें 5-6 कंट्रीज के बारे में था, जिसमें भारत के बारे में भी उसी न्यूज एजेंसी न्यूज मीडिया संस्थान के बारे में था कि चाइनीज एजेंडा को आकर स्टैब्लिश करने के प्रयास के लिए हो रहा था। इसलिए आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं तो ऐसी बात नहीं करनी है हम कब्जा कर ले रहे थे और हम ये कर ले रहे थे। भाई साहब वहां कोई न्यूक्लियर मिसहैप होता तो हम भी उतने ही डैमेज में आके आते। और चाइना का पैसा कई रूटों से कई अन्य जगहों पर भी जाता है और आज तक वो करार जो चीन के साथ हुआ है कांग्रेस पार्टी का, वो उजागर नहीं हुआ है। वो बोलते हुआ ही नहीं है रेणु जी, पंकज यादव। लेकिन अजीज खान साहब, अब आप भी मना कर दीजिए कि 29 जुलाई 2025 में अखिलेश यादव ने लोकसभा में यह नहीं पूछा था वो नींबू मिर्ची वाले प्लेन का क्या हुआ जी। बहुत दिक्कत थी ना जब राजनाथ जी ने नींबू मिर्ची स्वास्तिक बनाया था, रोल कलावा बांधा था, बहुत दिक्कत हुई थी। अब समझ आ रहा है हमको कि चाइना पैसे दे के छपवा रहा था ये दुनिया भर के अखबारों में, और हमारे अपने राजनेता, हमारे अपने देश के नेता आज विपक्ष में, कल कहां होंगे क्या पता, सत्ता में होंगे, विपक्ष में होंगे, जनता डिसाइड करेगी। वो उनके एजेंडा पे खेल रहे थे। और राजनाथ जी ने रक्षा सूत्र बांध दिया था, नींबू मिर्ची नजर उतारने के लिए लगाते हैं, तो अखिलेश जी ने पूछा था वो नींबू मिर्ची वाले प्लेन का क्या हुआ जी। अजीज खान साहब, सूर्या जी, एक बात आप समझिए, समझाइए। सबसे पहली बात यह है कि अभी लगातार तमाम बातें रखी गई सुधांशु जी के द्वारा जी। उसमें यह नहीं बताया गया कि ऑपरेशन सिंदूर जो स्टार्ट हुआ और अपने चरम पे पहुंच गया था, बुलंदियों पे पहुंच गया था, और यकीन मानिए अगर ये एक हफ्ता भी चल जाता तो शायद पाकिस्तान का नामो निशान खत्म हो जाता, नो डाउट। क्योंकि हमारे पास राफेल जैसे तमाम एयरक्राफ्ट थे और बहुत सारे वेपन हैं जो बहुत लेटेस्ट है और बहुत मॉडर्न है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर को रोकने की जरूरत क्या थी, क्यों रोका गया? सारी बातों की एक बात, क्यों रोका गया, वजह क्या थी? और लगातार एक तरफ 56 बार अब तक आप देखिए ट्रंप लगातार बोल चुके हैं कि ऑपरेशन सिंदूर मैंने रुकवा दिया। एक बार बीजेपी ने जवाब दिया, सदन में बोला, पब्लिकली बोला, माननीय मोदी जी ने कहा, नहीं कहा, नाम तक लेना मुनासिब नहीं समझते हैं। देखिए एक बात आप समझिए कि राफेल पर सवाल नहीं है, सवाल राफेल जैसे अगर एयरक्राफ्ट हमारे पास है तो मुझे सिंदूर, ऑपरेशन सिंदूर नहीं रोकना चाहिए, बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। और रही बात चाइना की, तो हमारे नेताजी ने, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, स्वर्गीय, उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से ज्यादा खतरनाक चाइना है। लेकिन चाइना से क्या हो रहा है आज? चाइना से तो देखिए क्या हो रहा है साहब, अगर प्रतिबंध लगाने की बात आ रही तो साहब टिकटॉक पे लगाया जा रहा है, कुछ ऐप पे लगाया जा रहा है। अरे भाई लेन देन क्यों नहीं बंद करते? तमाम आयात जो हो रहा है, तमाम तरीके की चीजें इंपोर्ट हो रही हैं आज भी। एक तरफ मोदी जी कह रहे हैं कि साहब स्वदेशी चीजों को अपनाइए, दूसरी तरफ चाइना से एक बड़े लेवल पे चीजें इंपोर्ट हो रही हैं। चाइना के इकोनॉमी को आप बढ़ा रहे हैं, चाइना के इकोनॉमी, वो चाइना जो हमारा दुश्मन है। और हालात ये है कि एक वक्त था कि जब मोदी जी गले मिले तो आपने देखा गलवान मिला, और जब उसके बाद वो झूला झूलाए तो तवांग मिला। आपने देखा कि हमेशा हमेशा कुछ ना कुछ घटना ऐसा किया चाइना ने, हमेशा छुरा भोपा। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना हमारा दोस्त कैसे हो सकता है? लेकिन उसी एक कहावत है अजीज खान साहब, आप तो बहुत शेरो शायरी में मानते हैं सुधांशु जी। मैं सिर्फ, कई बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है, कई बार दुश्मन का दुश्मन दोस्त हो जाता है। मैं ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूं, सुधांशु जी काउंटर करना चाह रहे हैं आपको, सुधांशु जी आपको काउंटर करना चाह रहे हैं। रेणु जी कमिटी, पंकज दादा कमिंग। अजीज खान साहब जी, अजीज खान साहब
आप लगता डिबेट में बैठे नहीं थे क्या, या आप आप रिटन स्क्रिप्ट लेके आए थे वही पढ़ना था? मैंने पूरा बताया This is अनुराग कि भदौरिया न्यूक्लियर effect. कॉन्फ्लिक्ट की तरफ संभावना हो रही थी, इसलिए रुकना पड़ सकता है। और आप ट्रंप के बयान की बात करते हैं, मैं चैलेंज करके कहता हूं ट्रंप का वो बयान निकाल के दिखा लीजिए 10 मई के आसपास का। उन्होंने कहा है अवर्टेड ए न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट। आप उस बात को सुनने को तैयार नहीं। और ट्रंप ने एक और बात बोली थी कि इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट 1000 साल से चल रहा है। आप मानते हैं कि 78 साल पहले बना हुआ देश 1000 साल से? हां, पाकिस्तान कहता है कि 1000 साल से चल रहा है। अगर बात माननी ट्रंप की तो पूरी मानिए कि न्यूक्लियर कॉन्फ्लिक्ट अगर वो हो रहा था एवर्ट, तो वो भी मानिए, और 1000 साल से पाकिस्तान से लड़ाई है वो भी मानिए। और आप कहेंगे 1000 साल से कैसे लड़ाई है? भाई साहब, हम 2025 में बैठे हैं, ठीक 1000 साल पहले 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ के मंदिर को ढहाकर उसे ध्वस्त किया था। और पाकिस्तान अपनी मिसाइल का नाम गजनी रखता है, मिसाइल का नाम बाबर रखता है, और इसलिए वो ये कहता है कि पाकिस्तान तो 712 में मोहम्मद बिन कासिम के टाइम में बना था। तो मुझे लगता है ट्रंप बेहतर समझ रहा है पाकिस्तान को, आप लोग कम समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो या तो पूरा यकीन करिए या फिर पूरी बात को डिस्कार्ड करिए। ये सेलेक्टिव बीच बीच में से नहीं चलेगा। मुझे बयान का ये वाला हिस्सा है और वो वाला हिस्सा नहीं, तो ये विधिवत बताया जा चुका। और फिर मैं एक और बात कह दूं, ये जो नींबू मिर्ची की बात अखिलेश जी ने कही थी, ऐश्वर्य जी जानते नींबू मिर्ची को जरूरत थी? पहली बात तो मैं कहूंगा ओम और स्वास्तिक। भाई साहब, जो सैनिक लड़ने जाते हैं वो विशुद्ध धार्मिक भावना से प्रेरणा लेकर जाते हैं, बाकायदा रिलीजियस टीचर्स अपॉइंट होते हैं, जिस सैनिक की जो भावना होती है उसके अनुसार होती है। गलवान में हमारे सैनिक लड़े थे बिहार रेजिमेंट के। मैं अपने सम्मानित विद्वान प्रवक्ताओं से पूछता हूं, बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष क्या है? आपको पता है क्या? नहीं पता होगा। अभी मैं बोलूंगा तो आप कहेंगे तो घनघोर कम्युनल है, वो है बजरंगबली की जय। हमारी गोरखा रेजिमेंट का क्या है? जय महाकाली आयोरी गोरखाली। तो गढ़वाल रेजिमेंट का क्या है? बद्री विशाल की जय। तो डोगरा रेजिमेंट का है शीतला माता की जय। ठीक है, सिख रेजिमेंट का सत श्री अकाल सबको पता होगा। इसलिए जो राजनाथ सिंह जी कर रहे थे वो उसकी भावना के अनुरूप था। और हमारी सेना को जहां से प्रेरणा मिलती है, जहां से आप उस हर चीज को डिस्कार्ड करते हैं। और मैं लास्ट में सिर्फ कहूं, ये जो नींबू दिख रहे हैं ना, जानते हैं ऐश्वर्य जी, हमारे यहां मान्यता मानी जाती है कि नींबू मिर्ची बुरी नजर से बचाते हैं। हमें दुश्मन की बुरी नजर से नहीं बचना था, अपने राजनीतिक विरोधियों की बुरी नजर से बचना था। राफेल को सीमा पार की बुरी नजर से नहीं बचना था, हमारे देश के अंदर बैठे हुए नेताओं की बुरी नजर से बचना था। उस बुरी नजर से बचाने के लिए नींबू मिर्ची की आवश्यकता थी, क्योंकि जब जब भारत की सेना अच्छा करती है तब तब इनको मिर्ची लगती है। और जब इनको जरा सा मौका मिलता है कि कोई ऐसी बात हो जहां दूसरे देश का साथ दिया जा सके, उछल के खड़े हो जाते हैं। क्यों रेणु मित्तल जी, क्यों लगती है कांग्रेस को मिर्ची? क्यों जब भी चीन पैसे खर्च करके बड़े बड़े अखबारों में, इंटरनेशनल पेपर्स में छपवाता है पंकज शर्मा जी, कब तक रेणु मित्तल जी ये चलेगा? कब तक पूछता है भारत? देखिए पूछ रहा है ना भारत, तो जवाब दे ही रहे हैं ना। सुधांशु जी इतना टाइम ले लेते हैं कि मतलब बाकी लोगों को टाइम बहुत कम मिल जाता है। आप उनको दीजिए। हाँ त्रिवेदी उनको टाइम दीजिए, पर बाकी लोगों को भी थोड़ा सा टाइम दे दिया। मैम बताइए। देखिए, जहां तक इंटरनेशनल परचेसेस ऑफ वेपन्स है, हमेशा हर रजीम में ऑपोजिशन होता है। तो उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे बोफर्स में अपोज हुआ, जब मुलायम सिंह के टाइम पे सुखोई अपोज हुआ, इस टाइम राफेल हुआ। चाइना के बिहाफ पे कोई नहीं बोलता, चाइना खुद ही बोलता रहता है। चाइना को अपनी वेपन्स बेचनी है। अब उन्होंने J-17 बेचा है क्योंकि उसको राफेल को डाउन करना है। वो हमेशा राफेल के खिलाफ लगे रहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि वो कभी वॉर पे नहीं गए, उनका वेपन्स ट्राइड और टेस्टेड नहीं है, उसका कोई एफिकेसी और क्रेडिबिलिटी और रिलायबिलिटी
क्रेडिबिलिटी नहीं है, फिर भी उनको बेचना है, तो आप इसमें पॉलिटिकल पार्टीज को क्यों हर चीज में घसीट के उनको ब्लेम पे करते हैं? क्योंकि अगर किसी जैसे राहुल गांधी है या अखिलेश यादव है या जो भी पॉलिटिकल लीडर्स है ऑपोजिशन के, उनकी एक मान्यता हो सकती है एक वेपन सिस्टम के ऊपर, और उनका हक है कि वो बोलने का। अगर उसमें प्राइस में डिफरेंशिएशन हुआ है और कोई फायदा कहीं हुआ और कहीं नुकसान, यू नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, और बहुत सारी चीजें हुई, तो अगर वो पॉइंट आउट नो, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट चाइना के पेरोल पे, नो, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, आई डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। और मैं इसलिए कह रहा हूं मैम, क्योंकि जब हमारे सैनिक पाकिस्तान को जिस तरह से सुनाइए मैम, सुनिए ना, सैनिक की ठीक है ना, एवरीबॉडी रिस्पेक्ट्स देम, बट द अटेम्प्ट बाय द बीजेपी to communalize the army and to bring in religion, ये कब हुआ? everything, हिंदू धर्म, हिंदू तो मैं भी हूँ, आप भी है, सब है, ये हो कर रहे थे अभी बैठे बैठे, सुधांशु जी यही तो कर रहे थे। अच्छा। यही फुल टाइम काम है कि एक रिलीजियस फर्वर बिल्डअप करना, जिस तरह से जो हो रहा है इस देश में। हाँ। आप फोर्सेस को भी नहीं छोड़ रहे, किसी को नहीं छोड़ रहे, और हर पॉलिटिकल आप चीनी, राहुल गांधी चीनी एजेंडा, चाइनीज पैसे पे, सुधांशु जी जवाब दे रहे हैं आपको, पंकज जी आ रहा हूं उसके बाद। राहुल गांधी पैसा मैडम, मैं बड़ी विनय विनम्रता से कह रहा हूं, मैं ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करता हूं मैडम। मैंने जो बात बोली वो भारत की रेजिमेंट्स के युद्ध उद्घोष बोले। हाँ, मुझे इस बात की मैंने यही तो कहा कि आपने उन युद्ध उद्घोषों को सांप्रदायिक कहा। जय बजरंग बली जो है बिहार रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है, आपको सांप्रदायिक नजर आता है। राजपूत रेजिमेंट का राजा रामचंद्र की जय आपको सांप्रदायिक नजर आता है। जय महाकाली आयोनिक गोरखाली यह सांप्रदायिक नजर आता है। मराठा रेजिमेंट का छत्रपति शिवाजी महाराज की जय और 46 से पहले हर हर महादेव हुआ करता था, यह सांप्रदायिक नजर आता है। बद्री विशाल की जय आप ऐसा घटिया आरोप लगा रही हैं। मैं चैलेंज करके कहता हूं, अगर मैंने एक चीज गलत बोली हो, यही है पंकज शर्मा, सेना को शौर्य और ऊर्जा देने वाली हर चीज को कम करना। इसीलिए आपको सेना का अध्यक्ष सड़क छाप गुंडा नजर आता है, और पाकिस्तान के सेना अध्यक्ष से आपके कांग्रेस के नेता सिद्धू जाकर गले मिलते हैं, और सड़क छाप गुंडा कहने के बाद भी आप लोग चुप रहते हैं। सर्जिकल स्ट्राइक को फर्जिकल स्ट्राइक बोलते हैं, बालाकोट के बाद सवाल मांगते हैं, ऑपरेशन सिंदूर पे सवाल खड़ी करते हैं, भारत के सेना अध्यक्ष को सड़क छाप गुंडा बोलते हैं, और तो और आप लोग कहते हैं भारतीय सेना ज्यादा मार रही है कश्मीर में सिविलियंस को। यह फ्लोर ऑफ द हाउस पे कांग्रेस के नेता का दिया गया बयान है। इसलिए मुझे लगता है पंकज शर्मा बहुत ही घटिया स्तर का आपका जवाब था। मैं ये शब्द नहीं प्रयोग करता हूं कि भारतीय सेना के उद्घोषों को मैंने कोट किया, और आप कह रहे हैं कि उसमें आपको सांप्रदायिकता नजर आ रही है। रेणु जी समझिए, फिर क्या मतलब बोले सो निहाल सत श्री अकाल सांप्रदायिक हो जाएगा कोई रिलीजन जो सिख रेजिमेंट का युद्ध उद्घोष है। इट्स नॉट अ हिंदू स्टेट। आप डिक्लेयर कर दीजिए इसको हिंदू स्टेट। अभी तक तो नहीं है ना ये हिंदू स्टेट। इट्स अ सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। इट डज नॉट हैव अ रिलीजन। अगर प्रधानमंत्री खड़े होकर राम मंदिर का उसको इनिशिएट करते हैं तो इज दैट हिज जॉब as a prime minister of India? अब आप कहां से कहां जा रही हैं, उस पर डिबेट करनी है, करूंगा। लेकिन पंकज शर्मा जी, नहीं मैं जवाब दे रहा हूं। अच्छा आप जवाब दे रहे हो किसी के, ओके क्विक आंसर पंकज दादा के पास। मैं जवाब दे रहा हूं। क्या सोच है पंकज दादा? क्विक आंसर। ऐश्वर्य जी जो इन्होंने कहा है मैडम ने, बिल्कुल सही बात है। ये हिंदू स्टेट नहीं है। सोमनाथ ये 2014 से पहले कॉन्स्टिट्यूशनली पार्शियली मुस्लिम स्टेट था। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान और बांग्लादेश मुस्लिम राष्ट्र थे और भारत पार्शियली मुस्लिम स्टेट था। अदरवाइज मैं चैलेंज करके कहता हूं, एक सेक्युलर स्टेट बताइए जहां ट्रिपल तलाक, मेहरम, हलाला, हज सब्सिडी, वक्फ बोर्ड इनको कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता प्राप्त, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ हो। एंड आई एम कोटिंग शाबानो केस, इफ देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन शरिया एंड सुप्रीम कोर्ट, देन पार्लियामेंट सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को रौंद कर शरिया को सुप्रीम कोर्ट से ऊपर कर दे। अगर एक आप सेकुलर देश बता दें जहां शरिया सुप्रीम कोर्ट से ऊपर हो, शरिया को संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो, 4 बीबी रखने का अधिकार संविधान से ऊपर अगर हो, तो बताइए, आंखें खोलिए। हम इस पार्शियली है, लेकिन ये देखना नहीं चाहते सुधांशु जी, इस बात का दर्द है, ये देखना नहीं। लेकिन पंकज शर्मा जी, मैं कांग्रेस की नेताओं की ये सोच, इस देश की जनता ने 50 साल से ज्यादा मौका दिया इस पार्टी को। यह पार्टी ऐसी नहीं थी, इसकी सोच ऐसी नहीं थी, इसके नेता ऐसे नहीं थे। कोई देश, आज चीन है, कल को कोई और हो सकता है, वो अपना एजेंडा चलाने के लिए बाहर के अखबारों में, मीडिया में कुछ चला रहा है। हमारे नेता, हमारे अपने लीडर ऑफ ऑपोजिशन
पहली बार संवैधानिक पोजीशन मिली है उनको। वो एजेंडा खेलते हैं जब हम इन स्टेट ऑफ वॉर हैं, जब हम मैदान जंग में हैं। मेरी दिक्कत, अगर आपको है भी शक तो भी जंग तो पूरी हो जाने देते। आज वो रिपोर्ट आई, साबित होता है चीन का पैसा बोल रहा था, कुछ और नहीं। पंकज शर्मा जी, चीन का पैसा कहां बोल रहा है ये ऐश्वर्य सबको पता है। अभी सुधांशु जी कह रहे थे कि हम जो अपोजिशन है वो विदेशी कंपनियों के साथ खड़ा रहता है और देसी कंपनियों के खिलाफ खड़ा रहता है। हजारों कंपनियां पिछले 10 साल में खत्म हो गई, बंद हो गई भारत में। और आपको मालूम है 10,756 विदेशी कंपनियां पिछले 10-11 साल में भारत में आई हैं नई। उनमें से 176 कंपनियां चीनी कंपनियां हैं। 3,560 कंपनियां ऐसी हैं जिनमें चीनी डायरेक्टर बैठे हुए हैं। ये इन 10 वर्षों में हुआ है। 12 गुना चीनी निवेश बढ़ा है। जो इन्वेस्ट इंडिया भारत सरकार का कार्यक्रम है, उस इन्वेस्ट इंडिया ने 110 चीनी कंपनियों को अपना कारोबार स्थापित करने में यहां मदद की। $40 बिलियन से अधिक का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्ट इंडिया के थ्रू आया। तो ये जो सरकार कर रही है, वो सरकार कह रही है कि देश का विपक्ष भारतीय कंपनियों के साथ नहीं, विदेशी कंपनियों के साथ खड़ा रहता है। और ये जो फाइंडिंग आज आई है, जिसका आप इतने जोर शोर से जिक्र कर रहे हैं, ये कहां से आई है? अरे ये यूएस चाइना इकोनॉमिक और सिक्योरिटी रिव्यू कमीशन जो है, उसने ये बात कही है कि चीन ने एक कैंपेन चलाया लार्ज स्केल पर डिसइंफॉर्मेशन का राफेल के खिलाफ। तो इससे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का या राहुल गांधी का क्या लेना देना है? क्या लेना देना है आपको हर चीज में, लेकिन राहुल गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को घसीटना है। आप एक बात बताइए, राहुल गांधी राफेल के खिलाफ क्यों बोलेंगे? ये राफेल तो 2012 में जब कांग्रेस की सरकार थी तभी तो इसको खरीदने का फैसला हुआ। ये अलग बात है कि वो सस्ते दामों पर खरीदा जा रहा था, 126 राफेल विमान। और जब सरकार आ गई नरेंद्र भाई मोदी की, तो उन्होंने कहा नहीं, 126 नहीं, हम सिर्फ 36 राफेल खरीदेंगे और वो भी दुगनी तिगनी कीमत पर। यह हुआ सरकार आने के बाद। विपक्ष या राहुल गांधी क्यों राफेल के खिलाफ बोलेंगे? उन्हीं की सरकार तो ये लेकर आई थी। सोमनाथ भारती wants to make a point. सोमनाथ भारती, सुधांशु जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती wants to make a point. जी सोमनाथ दादा। सुधांशु जी बहुत कुछ जानबूझकर भूल जाते हैं। जानबूझ के माननीय मोदी जी ने कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है। कहा था भाई एवरी टेरर अटैक विल बी ट्रीटेड एज एक्ट ऑफ वॉर। बिल्कुल कहा था। तो रेड फोर्ट पे जो अटैक हुआ, बाद में बहुत समय के बाद इन्होंने उसको टेरर अटैक भी डिक्लेयर किया। बट एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है वो? पाकिस्तान पे हमला कब होगा? अमित शाह जी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोला था कांग्रेस के बारे में कि कांग्रेस ने रोक दिया था, अगर नहीं रोका होता सेना को तो आज पाकिस्तान खत्म हो गया होता। तो आज वही बात तो भाजपा के लिए भी हम कह रहे हैं, तो सुधांशु जी को चुप जाती है। और जो कह रहे थे कि किसने हिंदू मुस्लिम किया, आपको याद है माननीय ऐश्वर्या जी, कुंवर विजय शाह जो इनके मंत्री हैं, बहुत सीनियर मिनिस्टर हैं, उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी पे मुसलमान होने का इल्जाम लगाया था। अब हमारी सेना को हिंदू मुसलमान में बांटने वाला कौन है? अब जवाब दे दें तो उस पर तो नहीं बोलेंगे। लेकिन आज सब कोई देख रहा है किस प्रकार से चाइना को अपोज करने में, चाइना को विफल करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। किस प्रकार से पाकिस्तान को इंटरनेशनली कॉर्नर करने में भारतीय जनता पार्टी विफल रही है। छोटे छोटे देश इनसे संभल नहीं पा रहे हैं और आज ये ज्ञान दे रहे हैं हम लोगों को। तो मैं जानना चाहता हूं माननीय सुधांशु जी से कि भारतीय जनता पार्टी एक डेडलाइन बता दे, भाई कब तक पाकिस्तान इस धरती से खत्म हो जाएगा। डेडलाइन बता दे कब हम चाइना से इंपोर्ट बंद कर देंगे। जरूरी है जानना हम सबके लिए। सुधांशु जी, अब दोनों बातों का जवाब देता हूं। बिल्कुल झूठ का कारोबार कैसे किया जाता है मैं बताता हूं। सोमनाथ भारती जी, पहलगांव हमले पे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने सीधे जिम्मेदारी ली थी।
और टीआरएफ पाकिस्तान का संगठन है, हमने टीआरएफ को बैन करवा दिया अमेरिका से। कान खोल के सुनिए अच्छी तरीके से, और उस सीधे कार्रवाई की। अभी अमित शाह जी ने बहुत क्लियर कहा है कि अभी इसमें जांच चल रही है, और अभी तक जो चीजें पकड़ में आ रही हैं कि उन्होंने होम ग्रोन स्टाइल में नाइट्रस ऑक्साइड, जो कि बाजार में इजीली अवेलेबल है, छोटी छोटी मात्रा में खरीद कर भारी संख्या में लेकर यह करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा जब हम इसकी तह तक जाएंगे तो इसके सपोर्टर जहां भी बैठे होंगे उन्हें वैसा दंड दिया जाएगा जो उन्होंने नहीं सोचा था। तो फैक्ट पे बात करनी चाहिए, हवा हवाई में बात नहीं करनी चाहिए। अब मैं बताना चाहता हूं चीन के साथ, और पंकज जी ने जो कहा, आज जानते हैं चीन की स्थिति क्या है जिसकी वजह से किसी भी देश को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ता। अमेरिका एडजस्ट कर रहा है कि नहीं, क्योंकि क्रिटिकल मिनरल चीन के पास है। आज मैं बताता हूं, सोलर सेक्टर पे चीन का कंट्रोल 90% है, 80%, और सोलर सेल्स पे 90%। जब भारत की एक कंपनी अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में जनवरी 2023 में जाती है सोलर में इनलिस्ट होने के लिए, तो हिंडनबर्ग एक रिपोर्ट निकालता है। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। भारत की संसद का सत्र 31 जनवरी 2023 को शुरू होता है, और शायद 22 से 23 जनवरी को रिपोर्ट आती है। हल्ला काट दिया जाता है, इतना बवाल मचा दिया जाता है कि सोलर में वो भारतीय कंपनी इनलिस्ट नहीं हो पाती है। अब आइए साहब, पौने 2 साल के बाद नवंबर 2024 में एक बार फिर सोलर में वो कंपनी लिस्ट होने जा रही होती है। अब क्या होता है, वही हिंडनबर्ग की पुरानी रिपोर्ट यूएस के एक कोर्ट में अटॉर्नी सबमिट कर देता है, और कान खोल के सुनिएगा, जो अटॉर्नी सबमिट करता है उसका नाम है ब्रायन पीस। कोई दर्शक जाके चेक कर ले। ब्रायन पीस को बनाया था अटॉर्नी, और वो सबसे क्लोज माना जाता है डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद चक शूमर का। और चक शूमर जॉर्ज सोरस के बेटे जोनाथन सोरस का दोस्त है, और जॉर्ज सोरस वो है जिसकी ओसीसीपीआई जैसी कई संस्थाओं में सोनिया गांधी जी भी रह चुकी हैं, और जो ओपनली कह चुका है कि मैंने $1 बिलियन रखे हैं भारत में मोदी की सरकार को हटाने के लिए। तो फिर एक बार भारत की कंपनी नहीं सेलेक्ट वहां इनलिस्ट हो पाती है, ताकि सोलर सेल्स पर हमारी चाइना पे डिपेंडेंसी बनी रहे। और ऐसी मूर्खतापूर्ण कोई बात करेगा कि मतलब हम अपने सोलर सेल्स को डिफंक्ट कर लें, हां हमने उसकी व्यवस्था की है। चिप्स के ऊपर जो चाइना से डिपेंडेंसी थी, फॉक्सकॉन ने, जो कि ताइवानीज कंपनी है, उसने अपनी दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री भारत में स्थापित की है। तो हम व्यवस्था के साथ चल रहे हैं, मगर हर बार अगर आपने वो 2 बार हल्ला नहीं मचाया होता और 2023 तक वो कंपनी इनलिस्ट हो गई होती, तो आज हो सकता है काफी हद तक हम आत्मनिर्भर हो गए होते। इसीलिए मन में शक उत्पन्न होता है कि 80 चुटकी 90 ताल इधर से उधर कैसे चलते हैं। और मजे की बात, ट्रंप की सरकार आते ही हिंडनबर्ग ने अपनी दुकान बंद कर दी। जिस हिंडनबर्ग को ये कह रहे थे कि साहब ये तो सबसे बड़ा सत्य बोल रहे हैं। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं, मन में पूरा शक उत्पन्न होता है। हम ये नहीं कह रहे आप जाने में, और हम आरोप नहीं लगा रहे कि आप जानबूझ के कर रहे हैं। आप जाने में कर रहे हैं या अनजाने में कर रहे हैं, देश का बहुत बड़ा नुकसान कर रहे हैं। अजीज खान साहब, अजीज साहब, अब बात समझिए हो क्या रहा है। मैं ये नहीं कह रहा हूं अखिलेश यादव ने क्यों बोला राइट नहीं है, जो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्यों नहीं पूछेंगे। राहुल गांधी पूछेंगे कि उसमें महंगा क्यों हो गया। गाड़ी लेने जाते हैं, बेस मॉडल आता है, टॉप मॉडल आता है। आप लोग तो समाजवादी लोग तो बिल्कुल समाजवादी हैं, बड़ी बड़ी एलसीज, और आजकल तो निसान पेट्रोल चल रही है। 24 मॉडल आते हैं उसमें, है ना, 24 मॉडल आते हैं। बेस मॉडल अगर 2 करोड़ 10 लाख का है तो टॉप मॉडल 4 करोड़ 80 लाख का आता है। कभी तो पूछा नहीं किसी ने कि वो लैंड क्रूजर जो 3 करोड़ की आती है वो 4 करोड़ 40 लाख वाली क्यों खरीदी है। मॉडल का फर्क है साहब। अब मैं एरोनॉटिकल इंजीनियर नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि पहले वाले प्लेन में क्या लेडन कैपेसिटी थी, कितनी मिसाइल लगती थी, इसमें जो आया कितनी लग रही है। मैं लेमैन टर्म में समझा रहा हूं। और मारुति की गाड़ी भी खरीदते हैं तो उसमें भी 7-8 मॉडल आता है साहब। बेस मॉडल 10 लाख का, टॉप मॉडल 15 लाख का। अब ये बताओगे कि मैंने 10 लाख का खरीदा, सुधांशु जी ने 15 लाख का, तो कैसे होगा। सुधांशु जी क्या कह रहे हैं? अजीज साहब बोलना चाह रहे हैं। लेमैन में मैं कहना चाहता हूं, स्मार्टफोन 8-10 हजार रुपए का भी आता है, स्मार्टफोन 1 लाख रुपए का भी आता है। ये आपका एप्पल आईफोन से लेके क्वालिटी का अंतर होता है। सुधांशु जी, आईफोन जो सबसे महंगा माना जाता है, आपने भगवा वाला लिया कि नहीं? 60-65 हजार रुपए से लेकर 1.25 लाख और 1,30,000 तक का होता है। आपने एप्पल का भगवा आईफोन लिया कि नहीं? तो उसके बारे में उनका इतना प्रमोशन किया, सॉफ्टवेयर का एक्सपर्ट ही नहीं, आपने लिया कि नहीं लिया, पहले ये बताइए आप। आपने वो भगवा वाला आईफोन लिया कि नहीं लिया? आपने उसका इतना प्रमोशन कर दिया है
कि आपके चक्कर में इधर आ गया। आपके पास आया कि नहीं आया? आपने बोल दिया भगवा आईफोन आया, आपने लिया नहीं, बाकी सबको खरीदवा दिया। नहीं लिया है, बाकी सबको खरीदवा दिया। यही तो आरोप है समाजवादी पार्टी का। बीजेपी वाले बाकियों को लाइन में लगा देते हैं, खुद नहीं लेते हैं। अजीज खान साहब, एंडिंग कमेंट्स खान साहब। सर बहुत शॉर्टकट में जल्दी सर 2012 में 2012 में 54,000 करोड़ रुपए के राफेल, सुनिए ना, 526 करोड़ का एक राफेल डिसाइड हुआ। आप अंदाजा लगाएं कि उतने में केवल 36 राफेल केवल, यानी राफेल का कीमत कितना बढ़ा? 1526 करोड़, यानी 3 गुना। कैसे? कौन सा मॉडल आपने बढ़ा दिया? इसमें कौन सा मॉडल बढ़ा दिया आपने? पहले दूसरा राफेल था, दूसरा राफेल बाद में हो गया कि 54 की बात करनी है अजीज खान साहब, मैं आपको बता दूंगा, अलग डिबेट कर लेंगे। 20 बार तो मैंने किया है, वो डिटेल्स मेरे पास अभी है नहीं कागज में, नहीं तो मैं आपको बता देता कि क्या होता है। लेकिन एक सिंपल सी बात है सुधांशु जी, अजीज साहब, सोमनाथ जी, मैं एक नेता विपक्ष का नहीं मिला मुझे जिसने ना पूछा हो सवाल, रफाल क्यों खरीदा? पंकज जी, रफाल राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी ने ही इसका परचम लहराया कि रफाल कितने गिरे, उनके J-35 गिरे कि नहीं गिरे। ये सीरियस पॉइंट है। आज पता चला है किसके पैसे के दम पे ये हो रहा था। सुधांशु त्रिवेदी जी, एंडिंग 10 सेकंड है मेरे पास से, 10 सेकंड है, बोलिए। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं अजीज खान साहब, जो आप पूछ रहे हैं वो कोई टेक्निकल एक्सपर्ट ही बता सकता। सुप्रीम कोर्ट इस पे पूरी तरीके से क्लैरिटी दे चुका है, और चौकीदार चोर कहने के लिए राहुल गांधी जी 2019 में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा माफी मांग चुके हैं। और जो बात आप पूछ रहे हैं, इससे तो हम और आप में से कोई बैठा हुआ ये नहीं बता सकता कि इस फोन में उस फोन में कौन सा अंतर है, इस गाड़ी और उसके गाड़ी में क्या इंजन है। क्या हम में से आप में किसी को पता है कि जो इंजन्स लगते हैं उन इंजन्स पे कौन सा जायरोस्कोपिक कपल लगता है फाइटर प्लेन्स में? ये नहीं पता सुधांशु जी, लेकिन ये सवाल उठाने की क्या कैपेबिलिटी होती है, इनको पता करना था कि भारत का रफाल क्यों गिरे, उठाने चाहिए, इनको सिर्फ पता करना था। ऐश्वर्य जी, समय मैं एक लाइन में कहूं जी, इनके साथ समस्या क्या है कि जब जो समस्या आती विपक्ष उसका विशेषज्ञ बन जाता है। राफेल के समय एरोनॉटिकल का एक्सपर्ट, उसके बाद जब कोविड आई तो ये सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के एक्सपर्ट, और जब राम मंदिर आया तो मुहूर्त मरमत की। अरे राजनेता है, राजनेता के तो एक्सपर्ट बन जाइए। मैं ही पीछे गिर गया बोलते बोलते, लेकिन बात सिर्फ इतनी है। ये शर्मा मेरे पे प्रेशर डालता रहता है, 55 हो गया, 51 हो गया, मैं ही एक सीढ़ी नीचे गिर गया। लेकिन ये रियलिटी है, गाड़ियों के बने ना बने अजीज जी, एरोनॉटिक्स के बने ना बने, राजनीति के एक्सपर्ट बनिए। इलेक्शन आ रहा है, बिहार देखिए, 27 आ रहा है, दिक्कत में आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। पूछता है भारत में, थैंक यू वेरी मच, नमस्कार। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।